हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का निर्णय आईएएस की इस क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समसामयिक मुद्दों पर। यह चर्चा इन मुद्दों पर क्या, क्यों और कैसे के बिंदुओं पर आधारित होगी और इस संपूर्ण क्लास का, इस वीडियो का एक ही लक्ष्य है कि जिन मुद्दों को आज हम उठाएंगे उनके बारे में विस्तार से हम चीज़ों को समझ सकें या जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मेरा नाम है प्रदीप सिंह और मैं राज व्यवस्था और अन्य कुछ विषयों के समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ समय समय पर हाजिर होता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो मुद्दे हम लोगों ने लिए हैं वो कुछ गंभीर मुद्दे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81, अरुणाचल प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ 1978 के कानून का फिर से सुर्खियों में बने रहना। एक और चर्चा है कि क्या रिश्वत देने से मना करने पर भी रिश्वत लेना अपराध है। इससे संबंधित कुछ केस या वाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चौथी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों पर एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, उस पुनर्विचार याचिका को फिर से खारिज कर दिया है। बीएनएस की धारा 102, जिसमें कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में बात की गई है और अक्सर इसकी समानता या इसकी तुलना धारा 124A राजद्रोह के लिए धारा 124A से की जाती है। इस विषय में भी कुछ विवाद अभी हाल ही में राजव्यवस्था से संबंधित कुछ विवाद उभरे हैं और कुछ केसेस कोर्ट में गए हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। छठवीं बात है कि एससी एसटी क्रीमी लेयर का एक मुद्दा उठा है कि अभी तक जो एससी एसटी वर्ग हैं उनके लिए क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट उन पर लागू नहीं होता है, यह केवल ओबीसी पर लागू होता है। अब विभिन्न संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह याचिका दायर की है कि आप इस पर भी अब क्रीमी लेयर लगाने का निर्णय लीजिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है और उसने क्या अपने विमर्श में उन्होंने क्या कहा, उनकी सलाह में उन्होंने क्या कहा है, इस बारे में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। और दो मुद्दे हैं, सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो कानूनी लड़ाई चल रही है, उस कानूनी लड़ाई के पक्ष को हम लोग देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने प्रभावी कानून पर कुछ संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या मुद्दे उभर कर आते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जो सूचना आयुक्तों के विभिन्न पद खाली पड़े हुए हैं और उनकी नियुक्ति में देरी हो रही है, इस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है हम लोगों के इस वीडियो के मुख्य बिंदु, जिन पर हम लोग की इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1978 की धारा 33 और 81 का मुद्दा चल रहा है। यह मुद्दा हाल फिलहाल में क्यों आया? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में होने वाले हैं चुनाव, और इन चुनावों में इस भूमि सुधार अधिनियम, जिसको कि इसके पहले मोदी जी ने कहा था कि इन धाराओं को हम खत्म करेंगे, उन्होंने अभी तक नहीं खत्म किया है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इन मुद्दों को, इन धाराओं को ना खत्म करने का एक आरोप लगाते हुए इनको फिर से सुर्खियों में ला दिया है। क्या है सुर्खियां? सबसे पहले तो देखिए कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81 में है क्या। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों धाराओं में लिखा क्या है। तो पहली बात यह है कि इन दोनों धाराओं में से जो धारा 33 है, इस धारा 33 और धारा 81 ये दोनों भूमि की खरीद एवं बिक्री से संबंधित हैं। पहली बात यह है कि ये दोनों धाराएं खरीद एवं बिक्री से संबंधित हैं। जहां धारा 33 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि ना तो किसी को दान दे सकता है, ना किसी को बेच सकता है, ना किसी को हस्तांतरित कर सकता है, और ना ही किसी को वो गिफ्ट के रूप में दे सकता है। तब तक नहीं दे सकता
यदि उसके पास, ऐसा करने के बाद उसके पास 8 एकड़ से कम भूमि रहती है। इस विषय में जानने वाली बात यह है कि जो दिल्ली में अभी तक 300 से अधिक गांव हैं, लगभग 380 के आसपास गांव हैं, इन गांवों में से अधिकांश गांव अब शहरी क्षेत्रों में आ गए हैं। अधिकांश अब शहरी क्षेत्रों में काउंट किए जाते हैं, तो इनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता। दूसरी बात कि जो बचे हुए गांव हैं जिन पर यह कानून लागू होता है, उनमें धारा 33 के अनुसार 8 एकड़ से कम भूमि रहने पर से कम की दशा में अगर कोई ऐसा भूमि का हस्तांतरण या उसकी बिक्री या उसको किसी को उपहार स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है, ये गांवों से संबंधित है और केवल गांव वाली भूमि जो कृषक हैं उनके ऊपर लागू होता है। अगर उनके पास 8 एकड़ से कम भूमि रहती है, बचती है, तो फिर इस तरीके का ना तो वो हस्तांतरण कर सकते हैं, ना वो बिक्री कर सकते हैं और ना ही उसको किसी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इस कानून का, इस धारा का एकमात्र पर्पस या उद्देश्य यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिकांश लोगों को धन के लोभ प्रलोभन के द्वारा हम क्या कर दें, उनकी जोतों का आकार बहुत छोटा कर दें, जिससे कि ये अनउपजाऊ हो सकता है कि अनउपजाऊ भूमि ही बचे उनके पास और लोगों के पास कोई भी आय के साधन, खेती करने के साधन ना रहे। इन उत्पादन के साधनों का अनुचित तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। धारा 81 इसकी कहती है कि कृषि आधारित क्रियाकलापों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से इस भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि आप कृषि कर सकते हैं, उसमें मुर्गी पालन कर सकते हैं या कोई भी कृषि आधारित जो भी गतिविधियां हैं, केवल वही गतिविधियां होंगी। यहाँ पर आप अपनी ज़मीन होते हुए भी इस पर आप कोई मकान नहीं बना सकते हैं। इस विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक खींचतान चल रही है और इस खींचतान का फर्क ये पड़ रहा है कि जो दिल्ली के बहुत सारे वे ग्राम हैं जो अभी भी शहरों की परिभाषा में नहीं आते हैं, डीडीए द्वारा नहीं गवर्न होते हैं, उन किसानों को अपनी भूमि, जिनके पास अब भूमि बची भी कम है और वे अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए अब भूमि बेच नहीं सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो अपनी 1-2 एकड़ भूमि बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी विवाह के खर्चों को करने के लिए अपनी भूमि बेचना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, इस तरीके की गतिविधि धारा 33 के अनुसार अनुमन्य नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर पाने में समर्थ है। इससे वह भूमि ही उनके ऊपर क्या हो गई है, उनके पास दो ही विकल्प बचे हैं कि या तो वे अपनी संपूर्ण भूमि को बेच दे, तो 8 एकड़ से कम वाला कोई किस्सा ही ना रहे, संपूर्ण भूमि बेच दे। 1-2 एकड़ बेच के वे अगर इस धारा 33 के दायरे में आते हैं तो 1-2 एकड़ भूमि नहीं बेच सकते, यानी कि अपनी भूमि को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किसी दूसरे को ना तो हस्तांतरित कर पा रहे हैं, ना तो किसी को उपहार स्वरूप दे पा रहे हैं और ना ही उसको बिक्री के लिए वो कर पा रहे हैं। धारा 81 जो है वो क्या साबित करती है, वो ये स्थापित करती है कि यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि के अलावा, कृषि प्रयोजनों के अलावा अगर अपनी भूमि का कोई भी इस्तेमाल किया तो वह संपूर्ण भूमि किसके हाथ में चली जाएगी, उस किसान के हाथ से निकलकर वह चली जाएगी ग्राम पंचायत के हाथों में। इस प्रकार ग्राम पंचायत के हाथ में जाकर वो भूमि का कोई भी उपयोग, वो कुछ और भी उपयोग कर सकते हैं, उपयोग को बदलवा भी सकते हैं, लेकिन किसान अपनी भूमि से, कृषक अपनी भूमि से वंचित हो जाता है। ये एक गंभीर मुद्दा है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जहां पर दिल्ली का जो ये क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में भूमि की कीमतें आसमान को छू रही हैं और भूमि की कीमतें अगर आसमान को छू रही हैं तो ऐसे में किसानों के साथ बड़ी कीमत पर, बड़ी तादाद में एक मोटी राशि या बड़ी धनराशि को देखते हुए इन लोगों के साथ बहुत सारे इस तरीके के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। कोई दूसरा भी अगर इनकी जमीन पर जाके कोई घर, मकान या कुछ इस तरीके की नींव भी बनाने लगे तो ये जमीन किसान के अधिकार से निकलकर ग्राम समाज के अधिकार में जाती है, यानी कि अब ग्राम समाज के लोग इसका दुरुपयोग कर पाएंगे।
ऐसा भूमि माफियाओं के साथ गठजोड़ करके करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन दोनों चीज़ों ने, इन दोनों धाराओं ने दिल्ली के राज्य स्तर पर चुनावी माहौल को देखते हुए एक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। इस बहस में जो कृषक हैं उनका कहना है कि आप हमारे ऊपर इस तरीके की बंदिशें लगा दीजिए कि अगर हम कृषि के अलावा इसका और कोई भी उपयोग करते हैं तो आप हमसे पेनाल्टी के रूप में बहुत सारी राशि ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इस ज़मीन से बेदखल करना ये कहीं से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अब बदलती समय में, बदलती परिस्थितियों में, ये चूंकि ये कानून काफ़ी पुराने हैं, तो बदलते समय एवं परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि इन लोगों को भी कुछ और प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। जो ये कानून और ये जो धाराएं हैं ये आज से 50, 60, 70 साल पुरानी हैं और पुरानी होने के कारण ये वर्तमान परिस्थितियों में जनसंख्या को दबाव, दिल्ली के फैलाव तथा विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रसार को देखते हुए आज की डेट में ये न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती हैं। तो इस टॉपिक पर ये हमारे ये जो विचार थे, इस तरीके के विचार विभिन्न समाचार पत्रों और राष्ट्रीय चैनलों पर प्रकाशित हैं। आप भी उन्हें भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको पास उनको देखने का समय नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा मुद्दा हम लोग लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ 1978 का कानून क्यों वापस लाया जा रहा है। देखिए 1978 में, 1978 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया था जो कि जबरन धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को अवैध घोषित करता था और कहता था कि न केवल इस तरीके के धर्म परिवर्तन भी निरस्त होंगे बल्कि वे व्यक्ति भी दंड के भागीदार होंगे जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये बात जब तक केवल जबरन धर्म परिवर्तन की तब तक तो ठीक है, लेकिन इसमें जो कानून बनाया गया उस कानून में बड़ी खामियां हैं। कानून ये कहता है, कानून केवल इस बात को नहीं कहता है कि जबरन धर्म परिवर्तन, कानून कहता है कि अगर किसी भी स्वदेशी विचारधारा, स्वदेशी धर्म के लोगों को भी अगर आप परिवर्तित करवा रहे हैं तो इस तरीके का कानून क्या होता है, प्रभावी होता है, लागू होता है। दूसरी चीज है कि इसमें यह लिखा हुआ था, इस कानून में यह लिखा हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन कर पा रहा है तो इसकी पूर्व सूचना वहां के आयुक्त को दी जानी चाहिए, उस मंडल के आयुक्त को दी जानी चाहिए, और आयुक्त या जो भी कमिश्नर होंगे इस प्रयोजन के लिए उनको दी जानी चाहिए। अगर उनकी अनुमति प्राप्त होती है तभी इस तरीके का कोई भी धर्म परिवर्तन क्या होगा, स्वीकार्य होगा और वैध होगा। अब ये कानून तो हमने 1978 में बनाया था, लेकिन उसके बाद से इस कानून के साथ समस्या ये रही कि लोगों के भारी दबाव, राजनीतिक दबाव इत्यादि को देखते हुए 1978 के इस कानून को अब तक वहां पर लागू नहीं किया गया है। लागू ना करने के पीछे जो मंशाएं थी वो मंशाएं कोई बड़ी नकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब जो हम लोगों को वहां की डेमोग्राफी या जनसंख्या के आंकड़े देखने को मिलते हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 1978 में यहाँ पर जो ईसाई धर्म था वो लगभग 0.7 या 0.8% जनसंख्या के रूप में था, जबकि 2011 की जनसंख्या में अगर हम उसको देखें तो आज की परिस्थितियों में अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा धार्मिक समूह ईसाइयों का है, जिसके पास लगभग 30.26% जनसंख्या उनकी है। 2011 की ही जनसंख्या के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में हिंदू धर्म अब दूसरे स्थान पर आता है और बाकी सभी धर्म अब उसके बाद आते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 1978 से पहले यहाँ पर बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय, दोनों ही संप्रदायों के लोग काफी बड़ी संख्या में थे और उनकी जनसंख्या में उनका प्रभाव और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। इन हालिया परिवर्तनों को देखते हुए और इन आंकड़ों को देखते हुए, जैसे कि देश में एक बहस ऑलरेडी चल ही रही है सनातन धर्म को लेकर, और इस सनातन धर्म में इन स्वदेशी धर्मों और विश्वासों को भी शामिल किया जाता है,
तो अब क्या हम लोग इस बात को मान लें कि अरुणाचल प्रदेश में भी, अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह में भी या उस प्रदेश में भी क्या अब ये एक खास विचारधारा को प्रोटेक्ट और इसका संरक्षण करने की जो बहस है वो बहस अब राजनीतिक रूप ले चुकी है? यस, बिल्कुल ले चुकी है, क्योंकि विभिन्न संगठनों को अगर हम देखें, जो संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, उन संगठनों को अगर देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। और उन लोगों ने यह बात कहना शुरू किया है कि हम लोगों को ये जो पिछले कुछ समय में, पिछले 40 सालों में ये जो तेजी के साथ यहाँ पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ी हैं और जिस तरीके से डेमोग्राफी में चेंज आया है, जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या में चेंज आया है, उसको देखते हुए ये समय की आवश्यकता है कि 1978 के इस कानून को अब पुनः लागू किया जाए। जो कानून अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उस कानून को फिर से लागू करने की संभावना है, ताकि हम देश की राजनीतिक विचारधारा, देश की राजनीतिक जो देश में इस समय करंट में चल रहा है, उसके अनुसार अपने यहाँ पर भी हम चीज़ों को क्या कर सकें, आरोपित कर सकें और उन कानूनों के साथ संगतता बिठा सकें। यह न केवल कानूनों के साथ संगतता बिठाने की बात है, बल्कि यह बात किसी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल को लाभ या हानि की दशा में भी पहुंचा सकता है। इसलिए सामाजिक आर्थिक गलियारों में सामाजिक आर्थिक रूप से इस बहस का अब राष्ट्रीय मुद्दा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं रही। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे यहाँ, हम इसके आंकड़ों को अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, वैसे अगर हम इसकी डेमोग्राफी और इसके देखें, उसके सामाजिक व्यवस्था को, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे जातीय समूह रहते हैं और इनकी अलग अलग मान्यताएं एवं प्रथाएं हैं। इन अलग अलग मान्यताएं एवं प्रथाओं वाले जो ये जातीय समूह हैं, तिब्बत और भूटान की लगी सीमा पर बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। उनमें से कुछ लोग जो महायान का पालन करते हैं, कुछ लोग थेरवाद का पालन करते हैं, या कुछ लोग अन्य विभिन्न मान्यताओं का पालन करते हैं। इन जातियों में अगर देखा जाए तो इनमें अभी भी बड़ी मात्रा में वहां पर प्रकृति पूजक जनजातियां निवास कर रही हैं। इन प्रकृति पूजक जनजातियों के भोले भाले लोग हैं। इन लोगों के साथ धर्म परिवर्तन, वर्तमान सुविधाओं को लेकर जाना, लालच देना और उनको अपने धर्म में बदलवा लेना, कन्वर्ट करवा लेना काफ़ी आसान या इजी हो जाता है। इस कारण से वहाँ की जनसंख्या में पिछले 40-50 सालों में जो परिवर्तन हम लोगों ने देखे, वो 45 साल के परिवर्तन ये हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जो धर्म वहाँ पर 1% से भी कम था, वो आज की डेट में वहाँ पर बहुसंख्यक हो गया है। 30% से अधिक की आबादी आज उसी धर्म का पालन करती है। ठीक है, उसी धर्म के मानने वाले लोग हो गए हैं। ठीक है, ये संपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है पिछले 50 सालों में, 1971 की जनसंख्या से 2011 की जनसंख्या में अगर हम देखें तो ये जो 40 सालों का परिवर्तन हुआ है, इस 40 साल में 30% कितने गुना लगभग वहां पर ईसाई धर्म मतावलंबियों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक, 1978 में बनाया हुआ ये कानून, एक प्रश्न ये उठता है कि 1978 में बनाया हुआ ये कानून अभी तक आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो 1978 की तत्कालीन परिस्थितियों में इस कानून में अगर हम देखें तो इसको कई बार, इस कानून को जब से बनाया गया है तब से लेकर अब तक इस कानून को शांत रहने के लिए या शांत रखने के लिए कई बार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात के प्रयत्न किए हैं कि यह कानून या तो बन ना पाए, क्योंकि इस कानून, यह जब कानून नहीं बना था, राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली, उससे भी पहले इस कानून को, इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब से लेकर अब तक अलग अलग मौकों पर और विशेषकर चुनावों के समय इस कानून को लागू ना होने देने के लिए के पक्ष में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इस कानून को समाप्त करने की याचिकाएं दायर की। इन लोगों के आगे और विपक्ष की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, अपने जनाधार को देखते हुए, राजनीतिक कारणों से
इस कानून को अब तक बना तो दिया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। और अब जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की बहस, इस तरीके के मुद्दे उजागर हो रहे हैं, एक बहस चल रही है, एक आंदोलन चल रहे हैं, उन चीज़ों के साथ संगतता बिठाने के लिए फिर से इसे जीवंत किए जाने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि यदि इसी रेट से, इसी दर से यदि धर्म परिवर्तन अरुणाचल प्रदेश में होते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या किसी एक बाहरी धर्म के मतावलंबियों में बदल जाएगी। ठीक, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का एक रिश्वत के कई सारे केसेस आजकल आ रहे हैं और इस रिश्वत के केसेस में अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि हम लोगों के पास एक प्रिवेंशन ऑफ करप्ट एक्टिविटीज पीसीए एक्ट है 2018 का, और इससे पहले भी कई सारे कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं। ये सभी कानून मिले हुए हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए या भ्रष्ट आचरण को खत्म करने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे कानून थे, लेकिन एक पीसीए एक्ट बनाया गया 2018 में, और 2018 का यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यह कहता है कि न केवल रिश्वत लेना अपराध है बल्कि रिश्वत देना भी अपराध है। इसी मामले में एक बड़ा रोचक केस आया था उड़ीसा से। उड़ीसा में एक व्यक्ति के थे बिरजा प्रोडक्ट्स, बिरजा इंडस्ट्रीज। उस बिरजा प्रोडक्ट्स के मालिक के यहाँ पर छापे डाले गए क्योंकि पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि वहाँ पर अवैध रूप से कुछ गुटखा या जर्दा का निर्माण होता है। पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा और वहाँ बड़ी मात्रा में उन्होंने अवैध रूप से निर्मित होने वाले गुटखा और जर्दा को जब्त कर लिया, माल को भी जब्त कर लिया और कुछ मशीनों को भी सील कर दिया। उसके जो मालिक थे, बिरजा प्रोडक्ट्स के जो मालिक थे रविंद्र कुमार पात्रा जी, उन्होंने उस समय जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने छापा मारा था उनको 2 लाख रुपए देने की पेशकश की। उन्होंने में वो पैसे लेने से वहाँ पर मना कर दिया। बाद में अगले दिन शाम को वही रविंद्र कुमार पात्रा जी फिर से उस पुलिस थाने में गए और उन्होंने फिर से वहाँ पर पैसे देने की पेशकश की। जब फिर उन्होंने पैसे देने की पेशकश की और फिर उस अधिकारी ने जब मना कर दिया किसी भी पैसे को लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह अमाउंट थोड़ा कम है तो मैं इस अमाउंट को और बढ़ाकर आपको दे दूंगा और आप मेरा माल और मेरी मशीनों को छोड़ दीजिए। हालांकि ये बात अधिकारी को रास नहीं आई क्योंकि उन्होंने बार बार उनसे आग्रह किया कि आप मुझे पेशकश देने की या भ्रष्टाचार के तहत ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। बाद में जब फिर से वो रविंद्र कुमार पात्रा जी ने उन अधिकारी से संपर्क किया और उन्हें कुछ अधिक अमाउंट देने की, अधिक धनराशि देने का लालच दिया, तो उन्होंने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया और उस टीम ने रंगे हाथों रविंद्र कुमार पात्रा जी को पकड़ लिया और केस ये बनाया गया कि ये व्यक्ति बार बार पुलिस अधिकारी के मना करने पर भी उसको क्या कर रहा है, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है और इसको एंटी करप्शन एक्ट के तहत 2018 के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस मामले से बात ये पता चलती है कि क्या भारत में इस तरीके की चीज़ें, ये जो कानून है, इस कानून का दुरुपयोग भी तो किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इसको उकसावे की कार्रवाई माना जाता है कि आप भ्रष्टाचार करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं, और ऐसा करना एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है, यानी कि व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अब व्यक्ति को पकड़कर जेल तो हम भेज देंगे, लेकिन इस कानून के क्रियान्वयन में एक समस्या यह उभर कर आती है कि क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। समस्या यहाँ पर यह है कि वे लोग जो मजबूरी में रिश्वत देने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को इंगित करता है। अगर किसी ने, जो मुद्दा मैं आपसे कह रहा हूं, आवश्यक रूप से उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप
5 लाख रुपए घूस दीजिए और 5 लाख रुपए देने में असमर्थ है और वो 3 लाख रुपए दे के घूस देने पहुंच गया उस आदमी को, हालांकि यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस उस अधिकारी की है जिसने 5 लाख रुपए घूस की मांग की है, और करप्ट प्रैक्टिस उस व्यक्ति की भी है जो 5 के बजाय 3 लाख रुपए लेके भी पहुंच गया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो लोग अपनी मजबूरी में फंसे हुए हैं, अगर उनको 5 लाख के बजाय 3 लाख रुपए दे के पहुंचे और अधिकारी को अगर पसंद नहीं आया तो वो उनको इन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए झूठे मुकदमों में फंसाने की भी बहुत बड़ी संभावना है। इस प्रकार यह जो कानून है, यह कानून इस बात की इस स्थिति को उजागर करता है कि मजबूरी में जो लोग रिश्वत देते हैं या उन्हें देनी पड़ती है, उनके लिए क्या कानूनी सुरक्षा हम लोगों के पास उपलब्ध है। ठीक, इसकी चर्चा इस बात पर है कि रिश्वत देने वालों को अपराधी मानने पर न्यायिक व सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। तो न्यायिक दृष्टिकोण तो यही कहता है, कानूनी रूप से तो हमें यही कहता है कि जो व्यक्ति रिश्वत देता है या जो व्यक्ति रिश्वत लेता है, वे दोनों ही अपराधी हैं, एक भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा या उकसावा दे रहे हैं। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए रिश्वत देने वालों के लिए, जो लोग मजबूरी में रिश्वत दे रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ विशेष कानूनी उपायों या सुरक्षा की आवश्यकता को इंगित करता है। ठीक है बात। इस पीसीए की जो धारा है, इस पीसीए की धारा 12 जो है, ये धारा 12 रिश्वत देने या रिश्वत लेने को या ऐसी पेशकश करने पर उकसावे की कार्रवाई मानता है, भ्रष्ट आचरण में उकसावे की कार्रवाई मानता है, और कहता है कि इस तरीके की किसी भी गतिविधि के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है, उसको जेल भी भेजा जा सकता है और जुर्माना भी उसके ऊपर किया जा सकता है। ठीक, इस बारे में, इस कानून के बारे में, इन कानूनी सुरक्षाओं के बारे में कई सारे केसेस बॉम्बे एवं मद्रास हाईकोर्ट में भी दायर किए गए, और उन्होंने अपना जो पक्ष है, उस हाईकोर्ट ने अपना पक्ष, उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि 2018 से पहले जो कानून थे, यानी कि इस कानून के बनने के पहले जो कानून थे, उनके अंतर्गत केवल रिश्वत को स्वीकार करना, लेना या मांगना या इस तरीके की कोई इच्छा रखना, उस इच्छा को प्रदर्शित करना ही दंडनीय था। हालांकि अब रिश्वत की पेशकश करना भी दंडनीय अपराध है। इसलिए ऐसे मामले में पहले इसको अपराध नहीं माना जाता था, अब इसको अपराध, इस कानून के बाद इसको अपराध माना जाता है। लेकिन इन कानूनों का सख्ती से, इस तरीके के मामलों का सख्ती से जांच की जानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती या किसी अन्य कारण से किसी भी व्यक्ति को आरोपी बनाया जा रहा है। यानी कि इन कानूनों के दुरुपयोग के बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। ठीक, अब इन मामलों पर अगर हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो अक्सर हम लोगों के सामने एक निबंध लिखने को आता है कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि हम लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार इतने गहरे तक हम लोगों की जड़ों में, हमारे प्रशासनिक इस ढांचे की जड़ों में इतने गहरे तक पैठ कर चुका है कि बिना भ्रष्टाचार के लोगों का कोई काम संभव नहीं है। अब अगर लोगों के सामने ये सारी समस्याएं हैं तो आखिर किस तरीके से लोग इससे पार पाएंगे, क्योंकि इन कानूनों का दुरुपयोग होकर, इन कानूनों के दुरुपयोग के माध्यम से लोगों को झूठे केसेस में फंसाने की बहुत सारे मामले न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इन मामलों में कितने लोगों को न्याय मिल पाएगा और नहीं मिल पाएगा, और क्या इस तरीके के कानून का दुरुपयोग क्या भ्रष्टाचार को और बढ़ावा नहीं देगा, इस बारे में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पर हम लोग जरा चलते हैं और देखिए कि समलैंगिकता पर एक लंबे समय से देश में बहस चल रही है। बहुत बार इस मुद्दे को
विधायिका और न्यायपालिका के समक्ष लाया गया है और दोनों ने एकमत होकर पिछले कुछ समय में यही माना है कि समलैंगिकता को भारत में अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि पिछले कुछ समय में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि समलैंगिक लोगों को शर्म तथा चोरी छिपे जीवन जीना पड़ रहा है, जीवन जीने को बाध्य हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समलैंगिकता को यहाँ पर कानूनी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना किया। तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जब हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, उस जीवन के अधिकार में सभी को ये अधिकार है कि वे अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं, अपने मनपसंद के जीवन साथी व्यक्ति के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो आखिर समलैंगिक लोगों के साथ यह भेदभाव है और भेदभाव के आधार पर ये क्या है, इसके आधार पर यह भेदभाव है कि समलैंगिक लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वे भी अपना जीवन जीने के अधिकार का पूर्ण रूप से एंजॉय कर पाए। तो ये उनके साथ किया जा रहा एक भेदभाव है और यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी है। इस आधार पर फिर से एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंशतः मानते हुए भी इस पुनर्विचार याचिका को फिर से निरस्त कर दिया और कहा कि भारत में जो अनुमति ना मिलने का मुद्दा है, ये LGBTQ समुदाय की मांग है कि हमें समान अधिकार दिए जाए, हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, आर्टिकल 14 के साथ हम लोगों को देखा जाए, 21 और 14 को एक साथ मिलाकर देखा जाए। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इस चर्चा को यह कहकर विराम कर दिया कि इसको भारत में अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना भारतीय मूल्यों, परंपराओं एवं संस्कृति के विरुद्ध होगा। अतः इसको असमानता या भेदभावपूर्ण व्यवहार ना माना जाए, बल्कि इसको माना जाए कि भारत की वर्तमान संस्कृति जो हमारी है, अभी चल रही है, जमाने भर से है, एक लंबे समय से जो संस्कृति पनपी है, जो भारतीय मूल्य एवं परंपराएं हैं, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उचित और अनुचित की परिभाषा है, उस खांचे में ये फिट नहीं बैठता है और यह अनुचित है। अतः किसी भी व्यक्ति को समानता के आधार पर संस्कृति के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ, रीतियों एवं प्रथाओं के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, केवल इसलिए कि वो समानतापूर्ण व्यवहार नहीं करती है। ठीक है बात यहाँ पर। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है कि आर्टिकल 21 एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन सा मौलिक अधिकार? यह देता है हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार। यह हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि यह हम लोगों को जीवन की जो स्वतंत्रता प्रदान करता है, वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में नहीं बदल सकती। वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में नहीं बदल सकती। इसलिए पहली बात तो ये कि यह स्वतंत्रता में अलाउड हो सकती है, लेकिन स्वच्छंदता के अंतर्गत इसको अनुमति नहीं दी सकती। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो ये जीवन जीने का अधिकार है, यह विवाह करना ऐसा नहीं करता कि विवाह करना भी
मौलिक अधिकार है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि विवाह करना जीवन जीने की जो हमारा अधिकार है, इसके अंतर्गत विवाह करने का भी अधिकार शामिल है, अर्थात विवाह करना भी एक मौलिक अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि जीवन जीने के अधिकार में मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति संस्कृति, परंपरा, मूल्य के विपरीत जाकर विवाह करने के मौलिक अधिकार को मानते हुए यह नहीं कह सकता कि मुझे LGBTQ इस कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, वो राइट्स, इनको विवाह करने के राइट्स इन लोगों को दिए जाएं। ठीक है बात? अगले मुद्दे की तरफ आइए और देखिए, BNS की धारा 152 पर हम लोग बात करेंगे। BNS की धारा 152 पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास BNS, वैसे तो BNS की धारा 152 किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में बात करता है। और यह बड़ी चिंताजनक बात उजागर करता है। यहां पर मुद्दा केवल दो चीजों का है। एक तो ये कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में बात करता है, उसी के पैरेलल अगर हम लोग देखें IPC की 124A, धारा 124A IPC की, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 124A थी, वो किस बारे में बात करती है? वो कहती है कि राजद्रोह एक गंभीर अपराध है। ये राजद्रोह के बारे में बात करता है और यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में बात करता है। और इन दोनों का यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध मानते हुए अपराधी को एक लंबे समय तक जेल में रखे जाने का प्रावधान करता है। अब समस्या यहां पर यह है कि देश में पहले से ही एक बहस चल रही है कि राजद्रोह जैसे कानून को समाप्त किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में बात करते हुए केंद्र सरकार को इंगित किया था कि आप लोग इसके लिए आगे प्रबंध कीजिए कि आखिर राजद्रोह जैसी घटनाएं आजकल होती नहीं है, अन्य विभिन्न कानूनों के तहत आप इसको कवर कर सकते हैं, इसलिए इस सख्त और अत्याचारी कानून की आवश्यकता नहीं है। ये अत्याचारी मैं क्यों कह रहा हूं? कई बार आपको लगता है कि राजद्रोह करने वाले के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये अत्याचारी कानून इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस कानून के दुरुपयोग के बहुत सारे मामले देखने को आए हैं। अगर 2015 से 2020 के आंकड़ों को देखा जाए तो इन 5 वर्षों में लगभग 550 से भी अधिक लोगों के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए थे। हालांकि जब इनके ऊपर ट्रायल हुआ तो इनमें से केवल मात्र 12 लोगों को, वो भी मात्र 7 मामलों में, दोषी पाया गया। तो आखिर जो बाकी लोग थे वो लोग इस कानून के दुरुपयोग के कारण एक लंबे समय तक जिन्हें अपना जीवन जेलों के भीतर यातनाओं के अंतर्गत गुजारना पड़ा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि आप इस कानून की समाप्ति के उपाय कीजिए और देखिए कि कैसे हम इसके जो जेन्युइन केसेस हैं, जो मूल भावना है, उस मूल भावना को अन्य कानूनों में कवर कीजिए और इस कानून को समाप्त कीजिए। इसकी सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसकी समाप्ति की घोषणा की थी और कहा था कि जल्द ही राजद्रोह के इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। अब जब नया BNS बना तो BNS में एक धारा 152 आई और उस धारा 152 ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी कुछ इसी तरीके की सजा का प्रावधान किया। यहां पर समस्या ये है कि यहां पर केवल राजद्रोह लिखा हुआ था,
जो कि एक बहुत सीमित कंटेक्स्ट है, संदर्भ है, और इसी संदर्भ में केवल कानून का उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, भड़कावा, उकसावा, कोई भाषण देना, कोई लेख लिखना, इसी तरीके की, इन कानूनों का बड़े पैमाने पर इन्हें लागू किया जा सकता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की आवाज को शांत करने के लिए इस तरीके के कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं और केसेस हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखे। अब समस्या यह है कि क्या आगे क्या किया जाए जिससे कि इस तरीके के जो केसेस हैं, इन केसेस को हम कम कर सकें या बंद कर सकें। तो कम करने या बंद करने के लिए अभी एक हाल फिलहाल में एक 2024 में एक केस आया था तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान, 2024। ये 2024 का जो ये तेजिंदर पाल जी का केस आया था, इसमें इस बारे में बहुत सारी जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, BNS 152 के तहत इन उपयोगों, इस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कृपया इस तरीके के केसेस के जो वैध, विधिक तरीके से, वैध तरीके से इस कानून के दुरुपयोग का मामला बनता है, तो कृपया ये देखिए कि क्या इस व्यक्ति ने जो कृत्य किया है, इस कृत्य का परिणाम क्या है। किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्य और उस कृत्य के परिणामों से अलग होकर, अगर इन दोनों का रिजल्ट अलग है कि जो उन्होंने काम किया और जो उस काम का परिणाम होना चाहिए था, इन दोनों चीजों को मिलाकर देखिए और तब देखिए कि क्या उस व्यक्ति के ऊपर BNS की धारा 152 आरोपित होने की दशा है या नहीं है। इन भाई साहब ने कोई पोस्ट डाली, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, और उस पोस्ट को, चूंकि ये पोस्ट कैसी भी हो सकती है, ये राज्य से असहमति, राज्य सरकार से असहमति, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर आप सरकार से असहमति रखते हैं तो आप उसे दिखा भी सकते हैं, लेकिन अगर सरकार से असहमति रखते हुए अगर हम उसे दिखाने की कोशिश करें और सरकार हमारे ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर धारा 152 के तहत अगर वो हमें गिरफ्तार कर लेती है, तो आखिर क्या हम लोकतंत्र को बचा पाने में सफल होंगे? तो लोकतंत्र को बचाने या दबाने में इस केस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस महत्वपूर्ण योगदान इसलिए केवल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि धारा 152 का उपयोग लोकतंत्र की आवाज को दबाने में ना किया जाए, लोकतंत्र की आवाज को दबाने में ना किया जाए। अब लोकतंत्र की आवाज कैसे दबती है? लोकतंत्र की आवाज, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता है, उसे पता है कि यह सरकार की बुराई करता है, तो सरकार के पक्ष में इसे 152 के तहत मान लिया जाएगा, जबकि नागरिक के तौर पर अगर इसे देखें तो यह लोकतंत्र की एक प्रमुख उपकरण के रूप में देखा जाए। वर्तमान समय में जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने और अधिक घनिष्ठ नहीं और अधिक गहरे स्तर तक पहुंच चुकी है, ऐसे में इस धारा का उपयोग या दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की आवाज़ों को दबाने में, उनके समर्थकों की आवाज़ों को दबाने में, या अपनी सरकार से असहमति प्रकट करने वाले लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए केवल एक ही गाइडलाइंस इसके लिए तय किया
कि आप कृपया इस कानून को के तहत किसी भी मुकदमे को पंजीकृत करने या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कृपया इस बात के औचित्य का निर्धारण कीजिए कि जो कृत्य उसने किया है वो क्या करना चाहता था। और जब इस कृत्य को, किसी भी व्यक्ति के कृत्य को जब हम लोग इस बारे में देखें तो एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के रूप में देखें, ना कि किसी कमजोर व्यक्ति के रूप में देखें। हो सकता है कि ये काम किसी मजबूत व्यक्ति ने किया कि सरकार की बुराई की, और सरकार में बैठा हुआ कोई कमजोर मानसिकता का व्यक्ति ये कह सकता है कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है, मुझे ही कह रहा है, ये देश को कह रहा है। तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक गाइडलाइन देने की कोशिश की है कि आप जब कभी भी ऐसा कोई मुकदमा देखें, ऐसा कोई केस देखें, तो कृपया कृत्य एवं परिणाम के आधार पर इस बात का निर्धारण करें कि क्या व्यक्ति के ऊपर यह धारा लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। इस प्रावधान में और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति या किसी राजनेता या किसी भी पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ अगर कोई बात बोलता है तो ये भी क्या होगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां माना जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाने की जरूरत है। यह जानबूझकर किसी ने किया या किसी ने अनजाने में किया, किसी ने उसके परिणामों को ना जानते हुए पोस्ट किया या किसी ने जानबूझकर उसके परिणामों को और उसके लक्ष्यों को देखते हुए पोस्ट किया, यहाँ इस बारे में भी भेद किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो कानून की धारा है, ये कानून की धारा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो कानून की धारा है ये वास्तव में कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर इसके राजनीतिक दुरुपयोग होने की संभावना और बड़ी हो जाए, और यह न केवल लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक रोक लगाए, बल्कि लोकतंत्र को भी कमजोर करने के उपकरण के रूप में उभर कर सामने आए। अगले मुद्दे पर हम लोग चलते हैं, और अगला मुद्दा हम लोगों का संबंधित है SC/ST क्रीमी लेयर के बारे में। जैसा कि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा है कि देश में एक बड़ी बहस इस बात पर चल रही है कि क्या SC/ST वर्ग को जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो बेरोक टोक है अभी, और अब इतने वर्षों बाद ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि यहाँ पर भी क्रीमी लेयर जैसा एक क्राइटेरिया लगाया जाना चाहिए। इसी संबंध में एक संतोष मालवीय जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप सरकार को आदेश दीजिए कि सरकार उन कानूनों का प्रावधान करे जो SC/ST वर्ग के लिए भी राज्यों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो आरक्षण के प्रावधान है उनमें क्रीमी लेयर इनके लिए भी बना दे। क्रीमी लेयर वह लेयर है, एक ऐसा वर्ग डिसाइड किया जाता है जिससे कि ये साबित किया जा सके कि कुछ लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को इससे बाहर कर लिया जाता है, और जो लोग इस राष्ट्रीय आय के इस मानक के नीचे होते हैं उन लोगों को आरक्षण का लाभ अनवरत दिया जा रहा है। अभी तक जो क्रीमी लेयर है वो केवल OBC आरक्षण के लिए लागू होती है, OBC वर्ग पर लागू होती है, SC और ST वर्ग पर यह लागू नहीं है। इस क्रीमी लेयर की अनुपस्थिति का दुरुपयोग बहुत बार सामने देखने को मिलता है, और देखा गया है अक्सर कि बहुत सारे लोग जो संपन्न हो चुके हैं, जिनके परिवार में लोग एक उच्च पदों पर आसीन हैं, माता पिता दोनों ही उच्च पदों पर आसीन हैं, उन लोगों को भी क्रीमी लेयर का लाभ मिलता है, और वो लोग वंचित वर्ग के, जो उनसे भी उसी वर्ग के उनसे भी नीचे के लोग हैं,
जो वास्तव में इस आरक्षण के हकदार हैं उन लोगों के हकों को मारते हुए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या वास्तव में यह समय आ चुका है कि अब हम लोगों को SC ST के इस आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा देना चाहिए? संतोष मालवीय जी द्वारा दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि वास्तव में अब वह समय तो आ चुका है कि SC ST के जो संपन्न वर्ग हैं, जो इन आरक्षणों का लाभ ले चुके हैं, उन लोगों को इस लेयर से हटा दिया जाए और अब उन लोगों को आरक्षण देने की प्रावधान रखे जाएं जो लोग वास्तव में न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जब याचिका पर सुनवाई की तो याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को केवल दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस दिए कि सरकार को जब कभी भी ये अच्छा लगे, जब सरकार इस बारे में चाहे तो वो इस बारे में कानून बना दे, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब इस तरीके का प्रावधान क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ये बात हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, लेकिन यह बात अगर विपक्षी दलों तक अगर इस बात को पहुंचती है, अगर सरकार इस बारे में कोई प्रावधान बनाती है कि क्रीमी लेयर लगाया जाए इनके लिए, तो विपक्षी दल इस बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करके चुनावी समीकरण को गड़बड़ कर सकते हैं। और इसी चुनावी समीकरणों में गड़बड़ी को देखते हुए, गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया, क्योंकि यह मुद्दा न केवल अधिकारों से जुड़ा हुआ है बल्कि चुनावों का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इस देश की जो एक बड़ी जनसंख्या है, SC ST की जो एक बड़ी जनसंख्या है, वो सरकार को अगले किसी भी चुनाव में वोट ना देने के लिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी लोकसभा चुनावों में देखा कि कुछ प्रदेशों में संविधान बदल देंगे जैसी भी बातें उठाई गई और उसका प्रत्यक्ष लाभ विपक्षी पार्टियों को मिला है, इस संभावना को देखते हुए वर्तमान में सरकार ने भी इस पर चुप्पी साधना ही उचित समझा है और अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है कि हम इस पर इस संतुलन को बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो संतुलनों की मांग है, ये जो क्रीमी लेयर की मांग है, ये क्रीमी लेयर की मांग तो इस समय जायज है, समयानुकूल है और न्याय संगत है। लेकिन इस क्रीमी लेयर को बनाने में जो अड़चने हैं, उन अड़चनों को अगर आप देखेंगे तो ये अड़चने क्या हैं? मुख्यतः राजनीतिक प्रकार की हैं। विभिन्न राज्यों में अभी आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों पर जो चुनावी समीकरण हैं, उन समीकरणों के गड़बड़ाने की संभावना है। इन समीकरणों को साधने की आवश्यकता है और इन चुनावी समीकरणों के साथ साथ देश में SC ST का एक भारी विरोध भी सरकार को सामना करना पड़ सकता है। तो उस विरोध की संभावना को देखते हुए भी सरकार ने अभी इस पर कोई कदम या कोई कार्य लेने से मना, मतलब कोई पुष्टि नहीं की है कि हम इस पर क्या करने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला अपना टॉपिक, CEC की नियुक्तियों पर कानूनी लड़ाई। यस, अभी 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक केस सुना जाना है। ये केस सुना जाना है, हम लोगों को पता हो कि CEC या इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इसे किसकी सिफारिश पर करते हैं? एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। उस चयन समिति के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और पहले CJI हुआ करते थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि CEC की नियुक्ति भले राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती थी,
लेकिन ये राष्ट्रपति की स्वविवेकाधीन शक्तियां नहीं बल्कि एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इस चयन समिति में एक व्यक्ति है कार्यपालिका से, एक व्यक्ति है विधायिका से और एक व्यक्ति होता था न्यायपालिका से। क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना केवल कार्यपालिका या विधायिका का काम नहीं है, बल्कि सरकार के तीनों अंगों को ये अधिकार दिए गए थे कि आप लोग इसकी चयन समिति में शामिल होकर इसके निष्पक्ष बनाए रखने में इसकी मदद करें। अभी हाल फिलहाल में इसमें जो परिवर्तन किए गए उसमें किया यह गया कि अब इसकी चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और इनके साथ एक केंद्रीय मंत्री हो। यानी कि पहली बात कि न्यायपालिका इस पूरे सीन से बाहर होगी और दूसरी बात कि दो लोग इसमें कार्यपालिका से होंगे तो यह कार्यपालिका को अनुचित लाभ देने की, अनुचित लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले एक आदेश दिया था सरकार को कि आप ऐसी कोई कोशिश ना कीजिए जिससे कि सीजीआई इससे बाहर हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यह आपके अधीन काम नहीं करता है और इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सरकार के तीनों अंगों को इसमें शामिल होना चाहिए। और अगर कोई संशोधन की, अगर कोई इसमें चयन समिति में अगर कोई संशोधन किया जाना है तो यह संशोधन लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए। और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने बाद में संशोधन करते हुए इसमें सीजीआई को हटाकर केंद्रीय मंत्री को इसका भाग बना दिया। और जब केंद्रीय मंत्री को इसका भाग बना दिया तो अब समस्या यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त होगा उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति को जाहिर सी बात है साथ या समर्थन प्राप्त होगा कार्यपालिका का, तो वो व्यक्ति अपनी नियुक्ति के बाद कार्यपालिका सत्ता पर आसीन पार्टी को अनुचित लाभ देने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक, और इस मामले में एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और उस याचिका में कहा गया कि आप इस संशोधन को खारिज कीजिए, आप इस संशोधन को खारिज कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने इस पर विचार करते हुए इस याचिकाकर्ता, कौन थी याचिकाकर्ता? जया ठाकुर जी। कौन है ये याचिकाकर्ता? जया ठाकुर जी। ये याचिकाकर्ता जया ठाकुर जी एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक, इस संगठन की एक क्या है, कार्यकर्ता है। इन्होंने ये याचिका दायर की थी और जब इन्होंने याचिका दायर की तो उन्होंने कहा कि आप इस संशोधन को क्या कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अब जब 4 फरवरी को इस बात पर विचार करेगा कि ये जो संशोधन हुआ यह सही हुआ या नहीं, तो वो इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या ऐसा आदेश देना सुप्रीम कोर्ट की विधायी शक्ति में है कि नहीं। यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आदेश इनको दे सकता है या नहीं दे सकता है। इस जया ठाकुर जी के जो वकील हैं वो समाज सेवी एक हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जी ने ये आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर
अपना हाथ मजबूत कर रही है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास कर रही और आप इस पर रोक लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को सुनेंगे 4 फरवरी को और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ऐसा कोई भी अधिकार क्या हमारे पास है कि हम सरकार को यह आदेश दे सकें कि आप इस संशोधन को वापस कीजिए। देने को आदेश अगर वो देती है तो वो अपनी शक्तियों के बाहर नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो इस तरीके का आदेश देगी तो क्या यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध नहीं करेगी, यानी कि इसमें शक्ति के पृथक्करण का मुद्दा भी शामिल है। शक्ति के पृथक्करण का मुद्दा भी इसमें शामिल है। अब इसमें चुनौती जब दी जाएगी 4 फरवरी को, जब ये फैसला आएगा, तब इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर नए तरीके की जो परिभाषाएं हैं या जो चल रही परिभाषाएं हैं उनका किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेनेशन हम लोगों को देता है। चलिए अपने आज के अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं और अगला मुद्दा है सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। हम लोगों को पता है कि सूचना के अधिकार के तहत एक CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त के ऑफिस की एक रचना की गई। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इनके अंतर्गत बहुत सारे सूचना आयुक्त हैं, क्षेत्रीय सूचना आयुक्त। वर्तमान में इन क्षेत्रीय सूचना आयुक्तों के 8 पद 1 वर्ष से अधिक से खाली पड़े और इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि जब सूचना आयुक्त ही नहीं है, जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है, तो लोगों की शिकायतों को कौन सुनेगा। इसका फर्क क्या पड़ रहा है, इससे जो हमारा RTI है, सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है, RTI कमजोर हो रहा है या निष्फल साबित हो रहा है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सरकार पर जानबूझकर इन आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाया और कहा कि यह नियुक्तियों में देरी के कारण अभी 1 वर्ष से अधिक का समय लग रहा है लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में। और इसका फर्क ये हुआ है कि वर्तमान में लगभग 2300 शिकायतें या याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। इनका निस्तारण कब होगा, लोगों को सूचनाएं कब मिलेंगी, और लोगों को जब एक बार ये महसूस हो जाए कि सूचनाएं समय पर नहीं मिलती हैं, तो वास्तव में उसका फर्क ये होता है कि इस संपूर्ण कानून, ये जो अधिकार हम लोगों का दिया गया है, ये अधिकार धीरे धीरे मध्यम या कमजोर पड़ जाता है। लोग सूचना के अधिकार का उपयोग करने से अब हिचकने लगेंगे और इस कारण से अविलंब आवश्यकता है कि सूचना अधिकारियों की या इन आयुक्तों की नियुक्ति तत्काल से तत्काल करें। ये सरकार की ओर से की गई एक जानबूझकर किया गया एक विलंब है, जिससे कि लोग सूचना मांग ही ना पाएं, क्योंकि केवल कानून अपने आप में सूचना नहीं देगा। सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापना करनी होगी। अगर ये तंत्र ही स्थापित नहीं है तो सूचना का जो ये अधिकार है, ये अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा।
इस बारे में अब सरकार की ओर से अभी तक तो हालांकि कोई नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही सरकार ने आश्वासन दिया है। सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यही बात कही है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने किसी भी समय सीमा को देने से इनकार किया है। ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी के मुद्दे, जिनसे प्रीलिम्स और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर कुछ मुद्दों के साथ और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।